दोस्तों 5 सितंबर 1972 की एक सुबह, बेहद ही ज्यादा ठंड और मौसम एकदम शांत। जगह थी जर्मनी की म्यूनिक और इवेंट था ओलंपिक्स, जहां दुनिया के देश खेलों में कॉम्पीट कर रहे थे। लेकिन तभी एक बड़ी मुसीबत आई। ओलंपिक में इजराइल को रिप्रेजेंट करने वाले पहलवान मोशे वेनबर्ग अपने कमरे में सो रहे थे जब उन्होंने दरवाजे पर हल्की सी आहट सुनी। उन्हें लगा शायद कोई साथी खिलाड़ी है, लेकिन जैसे उन्होंने दरवाजा खोला, सामने ट्रैक सूट पहने नकाबपोश लोग थे जिनके हाथों में कलाश्निकोव राइफलें थी। मोशे ने अपने साथियों को बचाने के लिए निहत्थे ही उन आतंकियों से मुकाबला किया। वे घायल हुए और आखिर में उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी दोस्तों। अगले 24 घंटों में ब्लैक सितंबर नाम के आतंकी संगठन ने 11 इजरायली एथलीट्स को किडनैप किया और पूरी दुनिया के सामने उन्हें बेरहमी से मार दिया। दुनिया ये सब देखकर दंग थी, लेकिन इजराइल की सरकार और वहां की खुफिया एजेंसी मोसाद ने इसके बाद वो कर दिखाने की ठानी जिसको आज भी दुनिया का सबसे बड़ा बदला माना जाता है। यरूशलेम के एक बंद कमरे में इजराइल के फॉर्मर पीएम गोल्डा मेयर और वहां की खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ जुईज अमीर के बीच एक हिस्टोरिकल मीटिंग हुई। गोल्डा मेयर ने ठंडे लेकिन सख्त लहजे में कहा कि उन लोगों को ढूंढना ही होगा जिन्होंने हमारे बेटों का खून बहाया है। वो जहां भी छुपे हों, उन्हें खत्म करो। यहीं से उस ऑपरेशन की पहली नींव रखी गई जिसको आज हम ऑपरेशन रॉथ ऑफ गॉड कहते हैं, जहां इजराइल ने न सिर्फ उन आतंकियों को चुन चुन कर मारा, बल्कि दुनिया को अपनी ताकत का लोहा भी मनवाया। ऑपरेशन रॉथ ऑफ गॉड कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, बल्कि एक टारगेटेड किलिंग मिशन था जिसका मकसद था उन सभी 11 लोगों को खत्म करना जो म्यूनिक जेनोसाइड के पीछे थे। मोसाद ने सिजेरिया नाम के खास यूनिट से काम करवाया। इनके पास कोई पहचान नहीं थी, कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं था। उन्होंने यूरोप के शहरों में अपनी बिसात बिछानी शुरू की थी। पहला निशाना वायल जोएतर था। वो एक ट्रांसलेटर के रूप में रह रहा था। एक रात जब वो अपने अपार्टमेंट की ओर जा रहा था तो 2 एजेंट्स ने उन्हें रोका और 12 गोलियां दागी। मोसाद का मैसेज साफ था, अब कोई भी नहीं बचेगा। ऐसे ही पेरिस में एक धमाका हुआ जहां उनमें से एक आतंकी महमूद हमशारी को इजराइल के मोसाद ने एक जर्नलिस्ट बनकर फोन किया, और जब उसने फोन उठाया तो उसके डेस्क के नीचे लगे एक्सप्लोजिव को रिमोट से उड़ा दिया गया। मोसाद के कमांडो औरतों के भेष में नावों के जरिए बेरूत पहुंचे और पीएलओ के 3 बड़े नेताओं को उनके घरों में घुसकर ढेर किया। इसमें कमांडो यूनिट के अंदर इजराइल के बाद में प्राइम मिनिस्टर बने एहूद बराक भी शामिल थे। इस मिशन का सबसे बड़ा शिकार था अली हसन सलामी, जिसे लाल सुल्तान भी कहा जाता था। वो म्यूनिक हमले का मास्टरमाइंड था। 1973 में नॉर्वे के लिलीहैमर में मोसाद ने गलती से एक निर्दोष वेटर को सलामी समझकर मार दिया। मोसाद के एजेंट्स पकड़े गए और ऑपरेशन को भारी नुकसान हुआ, जिसके बाद मिशन कुछ समय के लिए रुक गया। लेकिन मोसाद भूला नहीं था। 1979 में सलामी आखिरकार लेबनान में अपनी कार में हुए एक धमाके में मारा गया। एक महिला एजेंट ने महीनों तक उसके पड़ोस में रहकर उसकी डेली लाइफस्टाइल पर नजर रखी। रॉथ ऑफ गॉड ये ऑपरेशन करीब 20 सालों तक रुक रुक कर चलता रहा। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती कि इजराइल के लिए सिक्योरिटी और जस्टिस का मतलब क्या है। जहां एक तरफ इस मिशन ने इजराइल की धाक जमाई, वहीं इसने ये बहस भी छेड़ी कि क्या आंख के बदले आंख का रास्ता सही है क्या। आज भी जब सिक्योरिटी एजेंसियां टारगेटेड ऑपरेशंस की बात करती हैं तो म्यूनिक की उन गलियों और मोसाद के उस बदले की यादें ताजा हो जाती हैं। यही वजह है कि आज इजराइल दुनिया की नजर में एक ऐसा देश है जो वर्ल्ड मैप पर है तो काफी छोटा, लेकिन अमेरिका जैसा देश भी उसकी बात नहीं टाल सकता। आखिर ऐसा क्यों है? इजराइल के पास वो क्या है जिसकी वजह से दुनिया के जियोपॉलिटिक्स में हमें इतने बदलाव देखने को मिलते हैं? आखिर क्यों भारत और इजराइल के रिलेशन इतने मजबूत होते चले जा रहे हैं? और क्यों इस देश में जब भी भारत के पीएम ट्रैवल करते हैं तो हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स गाजा गाजा चिल्लाने लगती है? इस वीडियो में आइए इन सब की बात करेंगे। A bond, a real friendship. Great friend, my great friend. दोस्तों 2017 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल गए थे तो उन्होंने सालों पुरानी उस झिझक को खत्म कर दिया जिसमें इजराइल भारत के साथ अपने रिश्तों को पर्दे के पीछे रखना पसंद करता था। इस यात्रा के पीछे का लॉजिक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी था। भारत ने दुनिया को यह मैसेज दिया कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी किसी तीसरे देश जैसे पाकिस्तान या अरब देशों के दबाव में तय नहीं करेगा। भारत के लिए इजराइल केवल एक डिफेंस एक्सपोर्टर नहीं बल्कि एग्रीकल्चर, वाटर मैनेजमेंट और एंटी टेररिज्म ऑपरेशन में भी एक जरूरी साथी था। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि अमेरिका का एक मजबूत एलाई है इजराइल। डिफेंस एक्सपर्ट्स हमेशा से इस बात को हाईलाइट करते हैं कि दुनिया में अमेरिका अकेला ऐसा देश है जो किसी का दोस्त नहीं है सिवाय इजराइल के। लेकिन एक छोटा देश जिसने खुद को एक न्यूक्लियर पावर्ड नेशन भी डिक्लेयर नहीं किया है, उसके लिए अमेरिका अपने ट्रूप्स तक जमीन पर उतारने को कैसे तैयार हो जाता है? ये एक फैक्ट है कि अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा डिफेंडर है। 2 इसके बड़े रीजन है। पहला, अमेरिका में मजबूत यहूदी लॉबी जिसको AIPAC कहते हैं। दरअसल ये लॉबी न सिर्फ अमेरिका की पॉलिटिक्स बल्कि एंटरटेनमेंट सेक्टर में भी बहुत काम आती है। हॉलीवुड के बड़े स्टूडियोज जैसे वार्नर ब्रदर्स और डिज्नी एक यहूदी की ही कंपनी है। उनके फाउंडर यहूदी थे। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आज के अमेरिका को भी बनाने में यहूदियों का ही हाथ है।
वहीं दूसरा रीजन ये है कि मिडिल ईस्ट में इजराइल अमेरिका का सबसे भरोसेमंद डेमोक्रेटिक आउटपोस्ट है। अमेरिका अपने कई सारे मिडिल ईस्ट के ऑपरेशंस यहीं से करता है, पर सवाल यह है कि अमेरिका मना क्यों नहीं कर पाता इजराइल को। इजराइल अमेरिका के लिए खुफिया जानकारी का प्राइमरी सोर्स है और अमेरिकी डिफेंस टेक्निक के लिए एक बैटलफील्ड टेस्टिंग ग्राउंड की तरह काम करता है। अमेरिका के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के लिए इजराइल का एग्जिस्टेंस जरूरी है। सोचिए, एक छोटे से देश ने अपना इंपैक्ट इतना बड़ा कर लिया। दोस्तों, इतना इंपैक्टफुल नेशन होने के बावजूद इजराइल दुनिया का अकेला ऐसा देश है जो अपने जन्म यानी 1948 से ही चारों ओर से उन देशों से घिरा है जिन्होंने कई बार उसे वर्ल्ड मैप से मिटाने की कोशिश की। द 1967 अरब इजराइल वॉर, जिसे फेमस 6 डेज वॉर भी कहा जाता है, और 1973 का योम किपुर वॉर, इसके कुछ एग्जांपल्स। एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी इजराइल को मिडिल ईस्ट में एक फॉरेन एलिमेंट मानती हैं, जिसके कारण वो आज भी अपने बॉर्डर्स पर हमास, हिजबुल्लाह और ईरान जैसे दुश्मनों से लगातार लड़ाई लड़ रहा है। इजराइल के पूरे इतिहास में 7 अक्टूबर वाला हमास का हमला आज भी पूरी ह्यूमैनिटी पर एक दाग है। इजराइल ने जिस हिसाब से अपने यहां मारे गए लोगों का बदला लेने के लिए गाजा में छिपे आतंकियों को ढूंढने के बाद उनको मारा, वो फिर से उसी रात ऑफ गॉड मिशन की याद दिलाता है जो इजराइल ने सालों पहले किया था। दरअसल मिडिल ईस्ट के देशों ने इजराइल को एक देश के रूप में कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। इसकी वजह यह थी कि वो अकेला यहूदी देश है जो मिडिल ईस्ट के इस्लामिक डोमिनेंस वाले इलाके में एग्जिस्ट करता है। यही रीजन है कि उन देशों की आइडियोलॉजी आज तक इजराइल को एक्सेप्ट नहीं कर पाई, जबकि उसी के फिलिस्तीन को बसाने और वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के बहुत सारे कदम भी उठाए हैं इजराइल ने, जिसको आज भी याद किया जाता है। अब दोस्तों, ये समझते हैं कि आखिर भारत और इजराइल के बीच के रिलेशन इतने जरूरी क्यों हैं। रिसेंटली पीएम मोदी इजराइल के दौरे पर गए हुए हैं, अब तो वापस भी आ गए। इस दौरे में वैसे तो कई सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें डिफेंस और इंटेल शेयरिंग को लेकर बड़ी बात होने जा रही है। सवाल यह है कि भारत के लिए इजराइल इतना जरूरी क्यों है। दरअसल भारत इजराइल दोस्ती का ग्लोबल मीनिंग है। यह कोलिशन एशिया में पावर बैलेंस को बदल रहा है। I2U2, जिसमें भारत, इजराइल, अमेरिका, यूएई शामिल है, इनके जैसे ग्रुप से दिखाते हैं कि भारत मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में एक एक्टिव खिलाड़ी है। यह ग्लोबल साउथ और वेस्ट के बीच एक पुल का काम करता है। भारत के लिए इजराइल मिडिल ईस्ट में डेमोक्रेटिक नेशंस में एक एंट्री पॉइंट है। ऐसा नहीं कि इजराइल से हमको ही फायदा है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू अभी अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से घिरे हुए हैं। उनके लिए ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना केवल डिफेंस का मुद्दा नहीं, बल्कि उनके पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस का जरिया भी है। वो ईरान को अस्तित्व के खतरे के रूप में पेश करके अपनी सत्ता को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं। इसके लिए भारत एक बहुत बड़ी कड़ी बन सकता है, जो ईरान, सऊदी और यूएई जैसे इस्लामिक देशों के बीच एक मजबूत डिप्लोमेटिक पकड़ बनाए हुए। भारत का मानना है कि एक्सट्रीमिस्ट देश के खिलाफ इजराइल की जीत भारत की डिफेंस के लिए भी जरूरी है। अगर मिडिल ईस्ट में एक्सट्रीमिस्ट ताकतें जीतती हैं तो पाकिस्तान के थ्रू वो भारत में भी इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म को ऑक्सीजन देंगी। भारत अपनी सीमाओं पर, बॉर्डर्स पर इजरायली मॉडल की हार्ड डिफेंस सिस्टम अपनाना चाहता है। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया में इजराइल को लेकर पॉलिटिक्स नहीं हो रही। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी इजराइल जैसे पार्टनर्स के दौरे पर होते हैं तो भारत में ऑपोजिशन गाजा के ह्यूमैनिटी क्राइसिस को लेकर हमलावर रहता है। कांग्रेस से प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोशल मीडिया पर इस बात को हाईलाइट भी किया। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी नेतन्याहू से मिले तो गाजा के लोगों की बातें करें, ऐसा उन्होंने लिखा। यह भारत की पुरानी नॉन अलाइनमेंट वाली इमेज और बड़ी मुस्लिम आबादी के सेंसिटिव वोटों की राजनीति से इंस्पायर्ड लगती है। वहीं सरकार इसे टेररिज्म वर्सेस सिविलाइजेशन की लड़ाई के रूप में देखती है, जबकि ऑपोजिशन इसे अक्यूज्ड वर्सेस विक्टिम का रूप देता है। कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये कहना चाहते हैं कि देश में पॉलिटिक्स खेलने के लिए क्या ऑपोजिशन को यही टाइम मिलता है जब देश किसी बड़ी अचीवमेंट या इवेंट की तरफ जा रहा होता है? बताइए। आज जब इजराइल के फ्रंट पेज पर प्राइम मिनिस्टर की तस्वीर छपी है और भारत को ऐसा वेलकम मिल रहा है, वहां हम अपने देश की इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से ऐसे एलाई के साथ रिश्ते क्यों बिगाड़े? इजराइल क्या हमसे कभी कश्मीर के मुद्दों पर पूछता है? तो हम क्यों अपने पार्टनर को अनकंफर्टेबल करें? बताइए। चलिए अब इस बात पर भी नजर डाल लेते हैं कि आखिर हमको इस दौरे से अभी तक मिला क्या। प्राइम मिनिस्टर मोदी इजरायली पार्लियामेंट में नेसेट में स्पीच देने वाले पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर बने। उन्हें नेसेट के हाईएस्ट ऑनर स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से नवाजा गया। यह ऑनर दोनों देशों के स्ट्रेटेजिक रिलेशन को मजबूत करने के लिए दिया गया। इसी दौरे में कई सारी जरूरी एमओयूज भी साइन किए गए। भारत और इजराइल के बीच डिफेंस एंड सिक्योरिटी, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी की फील्ड में कई जरूरी समझौतों पर साइन किया गया। इसमें भारत के इंडिजिनस एयर डिफेंस शील्ड सुदर्शन चक्र और इजराइल के आयरन डोम टेक्नोलॉजी के बीच पार्टनरशिप की पॉसिबिलिटीज पर भी चर्चा हुई। वहीं एफटीए पर भी एक सहमति बनी, जहां दोनों देशों ने प्रपोज फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पर बातचीत के पहले दौर की शुरुआत की है, जिससे भारतीय कंपनियों को इजरायली बाजार में बेहतर रीच मिलेगी। साथ ही इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को लेकर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक टेक एग्जीबिशन का दौरा किया और इजरायली कंपनियों को भारत की यंगस्टर्स के साथ मिलकर एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, हेल्थ सर्विसेज और एग्रीकल्चर फील्ड में इन्वेस्टमेंट करने का न्योता दिया। अब सोचिए, एक तरफ जहां भारत को एक दौरे से इतना कुछ मिल रहा है, वहां हम सिर्फ अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए उस देश को अनकंफर्टेबल कर दें क्योंकि दिल्ली में बैठे जुम्मन मियां नहीं चाहते कि देश का पीएम इजराइल जाए हैं? अब दोस्तों, हर कहानी का एक विलन होता है और यहां वो विलन अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप भाई साहब बने हुए हैं। अमेरिका भले ही इजराइल के साथ है, लेकिन वो भारत के ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस ढूंढने के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है। दरअसल भारत के रिप्रेजेंटेटिव्स का ग्रुप भारत और अमेरिका की डील को फाइनलाइज करने वाला था, लेकिन यूएस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद से वो वहां नहीं गया।
यही वजह है कि ट्रंप किसी भी हालत में भारत को इजराइल के इतने करीब आने से रोकना चाहते हैं। ट्रंप की पॉलिटिक्स लगातार यूरोप और एशिया के बीच में एक इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में भारत के लिए ये एक डिसाइसिव मौका हो जाएगा। ट्रंप को लगता है कि मोदी सरकार अमेरिका के साथ ट्रेड डील को फाइनलाइज करने में देरी कर रहे हैं। राहुल गांधी जैसे नेताओं ने भी बोला है कि मोदी देश के हितों के खिलाफ डील कर रहे हैं, जबकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भारत पर 10% ग्लोबल टैरिफ लगाने की धमकी दे चुका है। ऐसे में ट्रेड अनसर्टेनिटीज के बीच मोदी का इजराइल जाना कुछ एक्सपर्ट्स को खटक रहा है, लेकिन ये ट्रंप को ज्यादा खटक रहा है। ट्रंप ने रिसेंटली गाजा में शांति के लिए ट्रंप्स गाजा पीस प्लान पेश किया था। ट्रंप चाहते थे कि भारत इस योजना का एक्टिव हिस्सा बने। हालांकि भारत ने इस योजना का स्वागत जरूर किया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी का इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ सीधा और करीबी कॉन्वर्सेशन कभी-कभी ट्रंप की मीडिएटर वाली रोल को कम करता है। ट्रंप ये चाहते हैं कि बड़े इंटरनेशनल डील का सेंटर व्हाइट हाउस हो, जो मोदी और भारत के केस में पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। यही रीजन है कि ग्लोबल विलन फिर से एक ट्रेड वॉर शुरू करना चाहता है। पर एनीवे, आपने इस विजिट को, इस दौरे को क्या फॉलो किया, इसके बारे में क्या जानकारी इकट्ठा की, क्या इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर और मीडिया के थ्रू ये समझने की कोशिश की कि ये डील भारत के लिए और इजराइल के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आप इस पूरे मुद्दे पर कोई ओपिनियन देना चाहते हैं, राय देना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जरूर लिखिएगा। वीडियो सही लगी हो तो इसे अपने दोस्तों से शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।